गुड आफ्टरनून। आप सभी स्टूडेंट का नॉर्थ ईस्ट पीएससी में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस मैथमेटिक्स का, जो आपके टीजीटी एग्जाम में आएगा। टीजीटी एग्जाम में आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आज हम लोग सिर्फ सिलेबस नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हमें पढ़ने के लिए क्या करना है और एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, उसका हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे। ठीक है। और जो ये अपना रोड मैप होगा, इसमें हम लोग कोई सा भी चैप्टर उठाएंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे कि ये चैप्टर में हमें इजी है कि टफ है, कैसे पढ़ना है, और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। थोड़ा बहुत हम लोग हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे, और हमें ये चीज भी डिस्कस साथ साथ करते रहेंगे कि किस चैप्टर का इम्पोर्टेंस ज्यादा है और कौन सा चैप्टर ज्यादा इजी है। ठीक है। और मैथ का सिलेबस अगर देखे जाए तो बहुत ही बड़ा लगता है देखने में, लेकिन आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं आपको बहुत ही स्मार्ट वे से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं जो सिलेबस है, आपका सिलेबस जब देखोगे तो यहाँ पे जो मैथ आएगा वो सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ये मैथ हमें सब्जेक्टिव नहीं है, ये अपना मैथ कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर मैथ ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इसको करने के लिए हमें कुछ ट्रिक सीखना होगा, और मैं आपको ऐसा ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है। तो आपको एकदम 100% मैथ में टेंशन फ्री हो जाना है, और आपको सारे के सारे लेक्चर अच्छे से देखना है। देखो, जो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, मेरे ऊपर अमरजीत सर को काफी ज्यादा भरोसा है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि मैं आप लोग को अच्छे से कराऊं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं मैथ में, तो ये जो अपना पहला चैप्टर है, जैसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, पेयर्स ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ये अपना पहले चैप्टर का नाम है। ठीक है। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में होता क्या है, तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले कह रहा है इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखो एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन किसे कहते हैं, तो जैसे मान लो ये आपका इक्वल का चिन्ह है और इधर दोनों वैल्यू रहेगी, तो इक्वेशन कहेंगे। तो यहां पर देखो जैसे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर क्या चीज होता है, तो जैसे मान लो अपने पास एक वैल्यू हो गया x+5, ये बराबर 0 हो गया, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। अब लीनियर कैसे हुआ ये इक्वेशन, तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो अपना ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल x जो है, इसके पावर अगर डिग्री जो है, अगर 1 की है, डिग्री कितने की है, 1 की है, तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर के नाम में, तो क्या लिखा है, टू वेरिएबल, तो अपना ऐसा नहीं आएगा, कुछ ऐसा रहेगा। मान लो जैसे x+y कितना दिया है, मान लो दिया है कितना, 5। x+y क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसमें कितना वेरिएबल हो गया, टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, एक x है और एक y है, और जो ये 5 है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो यहां पे कह रहा है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी अगर देखा जाए तो ये जो एक इक्वेशन हुआ ना, ये जो एक इक्वेशन हुआ, ये तो एक हुआ। हमें कह रहा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी एक लीनियर इक्वेशन और होगा। अगर मान लो ऐसे रख दो x-y = 1 ले लेते हैं। एक इक्वेशन क्या हो गया, x+y = 5,
और एक इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हुआ आपका क्या, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हमें इस चैप्टर में सॉल्व करना होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास तीन तरीका होता है, एक, दो और एक, तीन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितना तरीका होता है, तीन तरीका होता है। सबसे पहला तरीका जो है ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा मेथड जो होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा मेथड जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। ठीक है, तो ये जो तीन मेथड होते हैं इससे ये इक्वेशन सॉल्व होता है। तो जैसे मान लो अगर ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम लोग कोई एक मेथड, मान लो पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है ना, तो x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई एक वैल्यू निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अपना वैल्यू निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, ये दिया है अपना 5 दिया है। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो गया 5, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का y हो गया। अब जो यहाँ पे अपना x का वैल्यू आया है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर पुट कर दो तो x बराबर क्या हो गया 5 माइनस में y, और ये अपना क्या हो गया y इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो ये हो गया कितना 5, y और y कितना हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो 1 को इधर y को इधर लेकर चले जाओ तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2y हो गया। तो यहाँ पर 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से 2 से काटोगे तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। तो ये जो y की वैल्यू हमें मिली है किसी एक इक्वेशन में रखेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो यहां रख दो तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई है, y की जगह 2 रख दो, x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो यहां से देखो ये जो तरीका है इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपका जो सिलेबस है उसमें ये भी चीज दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर लो कि कोई एक वैल्यू इक्वल करके इसको एलिमिनेट करके लगाओगे तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो हो गया, ऐसे ही हम लोग हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर चलेंगे। जैसे इसमें जो ये लीनियर इक्वेशन होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें देखो क्या चीज होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। अब पेयर ऑफ है तो यहाँ पर a2x अब प्लस में b2y अब प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर देखो ये लाइन है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है। देखो एक लाइन ऐसा भी जा सकता है कि एक ऐसे ऐसे चला जाए, और एक लाइन ऐसा हो सकता है कि ये एक लाइन हो जाए और इसी के ऊपर जस्ट मान लो ऐसा एक दूसरी लाइन चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन है और उसके ऊपर एक दूसरी लाइन चला जाए। अगर कंडीशन ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, तब यहाँ पे जो होता है ये नो सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे अगर ये एक जगह काट रही है तो इसमें 1 सॉल्यूशन होगा। अगर ये कई जगह से काट रही है तो इसमें कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है आपको चैप्टर 1 में करना होगा। और इसमें आपको देखो ग्राफ मेथड भी सीखना है, और सब चीज ये आपको चैप्टर 1 में करना है। इसके बाद जो चैप्टर 2 आता है ना, चैप्टर 2 में देखो इसमें हमें दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स।
अब यहाँ मैथमेटिकल इंडेक्स में हमें क्या होना होता है ना, सेकंड चैप्टर जो दिया है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक चीज मान लेते हैं, ये जो इंडेक्स मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर कोई वैल्यू n इज इक्वल टू मान लो 1 हो गया, n इज इक्वल टू 2 हो गया, इसको अगर मान लो हम लोग प्रूफ करें और ये प्रूफ अपना सही हो गया कि n इज इक्वल टू 1 पे ये चीज सही आ रहा है, और अगर यही चीज हम लोग प्रूफ कर दें कि n इज इक्वल टू k पर भी ये चीज प्रूव हो गया, अगर ये दोनों चीज इस पर और इस पर दोनों ट्रू है, तो हम कहेंगे ये जो मेथड है इसमें क्या होगा, ये नेचुरली जो है ये प्रूव है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट ऐसे हम लोग को, ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें हम लोग को हर एक चीज प्रूफ करके दिखाना होगा कि जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n तक है, तो ये जो एक नेचुरल नंबर का सीरीज है, तो यहाँ पे इसका सम क्या होता है, n + 1 डिवाइड बाई 2 होता है। और ये चीज कैसे बना ये सब कहाँ से आया, हर एक चीज आपको इसमें प्रूफ करके देखना होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। और अगर देखें चैप्टर नंबर 3 में, तो चैप्टर नंबर 3 आपका दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या है, ये आपका एक चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 3 दिया है, ठीक है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करते हैं, तो जैसे अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है z इज इक्वल टू ए प्लस में आई बी होता है। z प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में आई बी होता है। यहाँ ए किसे दिखाता है, ये एक रियल नंबर को दिखाता है। ए किसे दिखाएगा, एक रियल नंबर को दिखाएगा। और जो ये बी दिखाता है एक इमेजिनरी नंबर को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आई है ये क्या चीज होता है, कैसे होता है, जैसे मान लो अगर अपने सामने ऐसा हो ना कि x² + 1 इज इक्वल टू 0 हो, ये मान लो एक इक्वेशन है, x² प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो यहां से देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब ये नंबर सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये जो वैल्यू होगा i इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में √1 होता है, √-1 ये i इज इक्वल टू होता है। और अगर हम लोग i² लगाएं तो ये होता है कितना, -1 होता है। तो ये जो चीज है ना, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और इसमें देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या चीज करना होता है, तो इसमें हमें इसका एडिशन निकालना रहेगा। आपके सिलेबस में देखोगे ना तो उसमें लिखा है सब जगह, इसका आपको एडिशन निकालना होगा, इसका सब्सट्रैक्शन निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, इसका कंजुगेट निकालना होता है, इसका मॉडल्स निकालना होता है। तो ये सब चीज आपको क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना होता है। जैसे इसका पोलर रिप्रेजेंट क्या होता है, जैसे मान लो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस में i sin थीटा, ये इसका क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। तो ये सब चीजें जो है हम लोग, ये जो चीजें हैं ये कहाँ पढ़ने वाले हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। अब इसी में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी में हम लोग को पढ़ना होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहां पर अगर देखोगे तो x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b²
-4ac अपॉन में क्या होता है 2a होता है। ये क्या हो गया आपका एक फार्मूला हो गया। इससे क्या होता है, हमें इसके x के दो रूट निकलते हैं। यहां पर देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर एक होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए, एक, दो होना चाहिए, और दो से ज्यादा नहीं और दो से कम नहीं। तो यहां पर देखो जो एक्स में, यहां पर ये आपका एक जनरल फॉर्म है। अब यहां से अगर ये पावर 2 हुआ तो जैसे मान लो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, या एक ए स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 16 है, तो यहां से ए की दो वैल्यू निकलेगी, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो यहां से जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां हमेशा हमें दो वैल्यू निकलेगी। तो यहां से x की दो वैल्यू निकलती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac से हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो ये बी स्क्वायर -4ac होती है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर -4ac, यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो बी स्क्वायर -4ac है ना, अगर ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर -4ac, अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया, डिस्क्रिमिनेंट मान लो ये जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने पर ना, बी स्क्वायर -4ac अगर इसको सॉल्व करें, अगर ये वैल्यू 4ac अगर इसको सॉल्व करने पर क्या आ गए, यहां पर देखो ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो इसके क्या हो गया, रियल सोल्यूशन होगा। ठीक है। और अगर मान लो बी स्क्वायर -4ac आ जाए तो इसके टू रियल लेकिन इक्वल सोल्यूशन आएंगे। ठीक है। अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाए और बी स्क्वायर -4ac अगर लेस देन जीरो आ जाए तो यहां पर इमेजिनरी सोल्यूशन होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें कहां पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो यहां पर अगला चैप्टर जो आता है वो आता है लीनियर इनइक्वलिटी। क्या आता है, लीनियर लीनियर इनइक्वलिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वली इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है। यहां इसको इनइक्वलिटी भी कर सकते हैं, इनइक्वेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो अपने पास नंबर आ गया x+2, ये ग्रेटर देन 5 आ गया, मान लो ये नंबर आ गया। ठीक है। अभी जब तक हम लोग पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो वहां क्या था, x+2 इज इक्वल टू 5 आता। अब यहाँ पे क्या आएगा ना, एक इनइक्वलिटी का चिन्ह आएगा। यहाँ पे देखो तीन चीज चिन्ह आता है, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आता है और एक ऐसा आएगा। ठीक है। ये तीन चिन्ह जो होगा, कभी प्लस करने पर, इसको ऐड करने पर कभी चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो वो सब चीजें जो है हमें कहाँ पढ़ना होता है, लीनियर इक्वेशन में, कि अगर मान लो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो चेंज होगा कि नहीं होगा, प्लस से मल्टीप्लाई करें चेंज होगा कि नहीं होगा, डिवाइड करने पे चेंज होता है कि नहीं होता है। तो यही सब चीजें हमने कहाँ पढ़ना होता है, लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वलिटी में पढ़ना होता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो चैप्टर आता है ये अपना नाम है परमुनेशन एंड कम्बुनेशन। अगला जो चैप्टर है इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, परमुनेशन एंड कम्बुनेशन। देखो इसमें हमें कैसा क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ हमें ऐसा कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि मान लो 4 स्टूडेंट है, क्या कह दिया, मान लो 4 स्टूडेंट है, इनको हमें कहेगा ना 4 स्टूडेंट में से दो को हमें क्या करना है, मान लो लाइन में खड़ा करना है। दो 4 में से कितने को लाइन में खड़ा करना है, 2 को। तो यहां पर देखो 4 में से कितने को चेंज करना है, 2 को। तो यहां पर जब आपको ऐसा कहे तो इसको कहते हैं परमुनेशन। अब इसको सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है, तो एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल।
इसी तरीके से अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसको कहेगा 4 में से 4 को हमें चूज करना है। अगर चूज करने की बात करेगा तो यहां पर हम लोग NCR लगाते हैं और ये क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ये जो होता है NCR यानी कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का फार्मूला, और ऊपर वाला क्या होता है परमुनेशन को सॉल्व करने वाला। इसके बाद आएगा आपको बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव करेंगे। जैसे NCR जो है ये हम लोग कॉम्बिनेशन में जो ये फार्मूला पढ़े हैं, ये फार्मूला हम लोग बाइनोमियल से इसको प्रूव करके देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे बना है। ठीक है, जब आप बाइनोमियल पढ़ लोगे तो ये फार्मूला आपको अपने आप प्रूव करना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें देखो दिया है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बाद चैप्टर का नाम हमें दिया है क्या, सीक्वेंस। क्या दिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है, एपी। सीक्वेंस में हमें क्या पढ़ना है, एपी एंड जीपी पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें क्या पढ़ना होता है, एपी एंड जीपी पढ़ना होगा। अब एपी में हमें क्या करना होगा ना, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी टीएन निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी लगाना होगा। कभी कहेगा ये जो एपी है इस सीरीज का हमें सम निकालो, तो सम निकालने के लिए क्या करना है, n बाई 2 a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या करना है, d निकालना है। और कभी कहेगा कि इसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालो, अर्थमेटिक मीन यानी am निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, a प्लस में b और डिवाइड बाई क्या करते हैं, 2 करते हैं। ऐसे ही हमें गुरुत्तर श्रेणी में यानी जीपी में हमें क्या कहता है कि आपको इसमें an टर्म बताओ, क्या बताओ, an टर्म। तो इसके लिए फार्मूला होता है a r द पावर n माइनस 1 होता है। इसमें अगर कभी हमें सम निकालने के लिए कह दे तो सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो सम अगर इसमें अर्थमेटिक मीन में अगर हमें सम निकालने के लिए कह दे तो ये क्या होता है, a r द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकलता है, सम निकलता है, और यहां से निकलता है क्या, ये निकलता है इतना टर्म है। और इसमें कभी कभी हमें कह देता है कि बताओ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी निकाल लेते हैं। देखो अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 निकालते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन में क्या निकालते हैं, अंडर रूट ए बी निकाल देते हैं। बोलो यहां तक तो सही है। फिर आगे देखो कभी कभी हमें कहता है ना कि आप बताओ अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच रिलेशन क्या है। तो इसके रिलेशन में अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन से। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। उसके बाद जैसे मान लो आपको एक सीरीज दे दिया, मान लो एक सीरीज दे दिया कि जैसे मान लो 2, 4, 8 और 16 दे दिया। आपसे कहे कि बताओ ये जो सीरीज है इसका सम क्या है, इसका सम क्या है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है ये एपी में है या जीपी में है। सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो सीरीज हमें अपने सामने दिख रहा है ये सीरीज एपी में है या जीपी में है। अगर ये जो सीरीज है इनका कॉमन डिफरेंस जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, तो यहां पर जब देखोगे तो यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का। जब डिफरेंस इक्वल होता है तब इसे हम लोग कहते हैं क्या, एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन इसमें देखो डिफरेंस सेम नहीं होता है, डिफरेंस का रेशियो सेम होता है। जैसे 4 डिवाइड बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 डिवाइड बाई 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 16 डिवाइड बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, रेशियो निकालना होता है। तो इसका अगर कभी सम निकालने के लिए कह दे तो सम कैसे निकलेगा, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला अभी हम लोग ने देखा 2
टू द पावर n-1 अपॉन में n-1 ए रहेगा, ठीक है ना, ए दी पावर होगा। अब यहां पर देखो हमें दिया है ए की जगह पे क्या दिया है 2, ये हो गया 2 इंटू 2 के पावर n, कितने टर्म है, 4 टर्म है, तो 4-1 अपॉन में 2-1, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a-1 होगा ना, a-1, तो 2-1 हो गया, तो 2-1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया कितना, 2 इंटू, ये देखो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये देखो 4-1 यानी 2, 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, तो कितना हो गया, यहां पर हो गया 16, 16 माइनस में कितना हो गया 1, अपॉन में कितना हो गया 2-1 यानी 1 हो गया। अब 2 इंटू 16-1 कितना हो गया 15, तो 15 2 जा कितना आ गया, तो ये आ गया अपना 30 आ गया। अगर इनको देखो जोड़ो 16 8 कितना 24, 24 4 28 और कितना 2 30 हो गया। तो यहाँ पे हमें देखो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग ने नॉलेज लिया, ठीक है। इसके बाद अपना सिलेबस आता है रियल नंबर। क्या आ गया, रियल नंबर। देखो रियल नंबर में हमें दिया क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें सीखना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर जैसे मान लो a की पावर m है, इनटू में करना है a के पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे मान लो a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n है, इसको सॉल्व करेंगे तो a के पावर m माइनस में n हो जाएगा। तो इस तरीके से जो होगा इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। अब इसी में हमें क्या कहता है कि रेशनल ऑफ एक्सपोनेंट बताओ क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कह दिया a के पावर 1 अपॉन n, इसका क्या होगा, तो जब ये कभी पावर में हो ना, जैसे a के पावर 1/2 हो, इसका मतलब क्या होता है, a उसके पावर ये हो गया। जैसे a की पावर 1/3 हो तो इसके पास क्यूब रूट लग जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे a के पावर इतना है तो यहाँ a और यहाँ पे क्या आ गया, n आ गया। तो इसी तरीके से आपको चीज पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना होता है। इसमें क्या करना होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, तो इसमें हमें जैसे मान लो कह दिया 60 है, तो 60 का हमें कहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 60 का हम लोग क्या कर देंगे, जैसे मान लो 15 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब 15 को क्या लिख देंगे, 5 इंटू 3, और ये क्या हो गया 4 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 2। तो इसको क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो यही चीज आपको करना होगा, ठीक है। अब इसमें हमें देखो निकालना रहेगा क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ, और एलसीएम एंड एचसीएफ हमें भी इसमें सॉल्व करना रहेगा। अब एलसीएम एंड एचसीएफ में अगर देखो तो सबसे पहली चीज यहां पे हमें देगा ना, यहां पे हमें क्या कहता है कि 3 घंटियां इतने 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 बजे बजती हैं, कि पहली घंटी मान लो 10 सेकंड में, दूसरी घंटी 12 सेकंड में और तीसरी घंटी 15 सेकंड में बजती है। तो कहेगा बताओ तीनों घंटियां एक साथ पहली बार 10 बजे बजी, अगली बार कितने बजे बजेंगी, तो इनका हम लोग को क्या करना होता है, एलसीएम होता है, करना होगा। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो एलसीएम मेथड से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे मान लो हमें ऐसे कह देगा कि 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। यहाँ पर 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, एलसीएम एंड एचसीएफ में। उसके बाद आगे आ जाते हैं, जैसे पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल में हमें क्या पढ़ना होता है, तो पॉलिनोमियल में बेसिकली हमें कुछ नहीं पढ़ना होता है। एक मान लो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले डिफिनेशन आप पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये आपका वन वेरिएबल होगा, फिर उसके बाद इसमें हमें क्या निकालना होता है, कोफिशिएंट जो है पॉलिनोमियल का वो क्या है, इसका डिग्री निकालना होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये सब निकालना होता है।
तो पोलिनोमियल में हमें इन सब चीजों को करना होगा। उसके बाद आ जाती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देखो हमें क्या चीज पढ़ना होता है, तो ज्योमेट्री में हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद हमें क्वाड्रिलेटरल एंड सर्किल, ये सब पॉइंट हमें कहाँ पढ़ना होता है, ज्योमेट्री में। तो जो अपना डेमो लेक्चर बना है वो ज्योमेट्री में बचा है, तो उसमें हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमें क्या निकालना होता है, एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम में इसमें क्या करना होगा, जैसे मान लो ट्राइंगल है, जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल है एंड सर्किल है, इन सब का हमें क्या कहेगा, एरिया निकालने के लिए, क्या कहेगा, एरिया निकालने के लिए। अगर जैसे मान लो आपका स्फीयर है, स्फीयर है, सिलेंडर है, आपका कोन है, अगर मान लो ट्राइपीजियम है, इन सब का अगर देखा जाएगा तो इसमें हमें कहेगा टोटल सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो, या फिर आपसे कहेगा क्या, वॉल्यूम निकालो। तो अगर एरिया निकालने के लिए कहेगा तो आपके लिए ट्रायंगल होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्किल होगा, ये सारे 2D के फिगर होंगे। लेकिन जब आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और ये सब निकालने हैं तो यहाँ पर आपको 3D फिगर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर अपना जो पेपर 1 है ना उसका समाप्त होता है। अब इसके बाद हमें पेपर 2 की बात करते हैं। तो देखो पेपर 2 में हम लोग देखो बहुत बड़ा लेक्चर हो जा रहा है, तो पेपर 2 को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका एक चैप्टर मान लो, जैसे मान लो कोई भी एक चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लें, कैलकुलस हो गया, कैलकुलस में हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये सब पढ़ना होगा, लॉगरिथम पढ़ना होगा। ये सब चीजें जो है हमें कहाँ पे पढ़ना है, ये सब चीजें हमें पेपर 2 में पढ़ना होगा। इसमें अपना वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, तो ये सब चीजें हमें कहाँ पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री है, ये सब पेपर 2 में पढ़ना है। तो पेपर 2 में मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग कोई भी एक चैप्टर उठा लें, जैसे मान लो जो पहला ही यूनिट दिया है, अगर मान लो हमें मैट्रिक्स ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्डर, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 into 3 है या 3 into 3 है या 2 into 2 है, इसका ऑर्डर क्या होगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स मान लो ए दे दिया, ये 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स मान लो दे दिया यहाँ पे x, और यहाँ पे दे दिया मान लो 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब ये वैल्यू दे दिया b, अब हमसे कह दिया कि a और b जो मैट्रिक्स है ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे, जैसे अपना रॉ मैट्रिक्स हो गया, रॉ मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है, जैसे 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, रॉ मैट्रिक्स हो गया। अपना इसमें कॉलम मैट्रिक्स पढ़ना है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो गया, जैसे 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें जैसे मान लो 1 2 3 4, ये देखो 2 into 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये 3 into 3 का भी हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स जैसे 2 हो गया 0 0 और यहाँ 3, तो इसके देखो डायगोनल पे वैल्यू है, बाकी सब जगह 0 है। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इसमें क्या होता है 1 1 0 0, ऐसे सब चीजें जो है हम लोग जीरो मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट जो क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसका स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब चीजें जो हैं हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में। ऐसे ही हम लोग हर एक चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। और 100% मान कर चलो कि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना उनको एकदम से इजी वे से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको 100% चीजें समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे देखो, इसमें देखो अभी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है,
इसीलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। नहीं तो अभी जब हम लोग इसमें इसका जैसे पेपर 2 में पहला जैसे मैट्रिक्स पढ़े, अब इसी मैट्रिक्स में हमें डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ना होगा, फिर उसके बाद आ जाएगी प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ेंगे, वेक्टर में क्या पढ़ेंगे, सब अगर वीडियो बनाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।